प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल हिंदी की दुनिया में एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन एवं नामकरण को पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो तक हम लोग गारसा दत्तासी तथा शिव सिंह सेंगर को पढ़ चुके थे कि उनके द्वारा जो ग्रंथ लिखी गई थी उनमें काल विभाजन का कहीं भी नामो निशान नहीं था और ना ही किसी तरह का कोई प्रयास किया गया था, न ही कालों के नामकरण पे कोई चर्चा की गई थी। उनके द्वारा जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया था दोस्तों, वह वर्णनात्मक पद्धति पे लिखा गया था, मतलब चीज़ों को सिर्फ अच्छे से वर्णन कर देना है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे जॉर्ज ग्रेसन को, जिन्होंने पहली बार हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का प्रयास किया। जॉर्ज ग्रेसन द्वारा जो ग्रंथ लिखी गई थी उसका नाम था द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है, इस ग्रंथ में पहली बार ग्रेसन ने काल विभाजन का प्रयास किया है। ग्रेसन जो एक अंग्रेजी विद्वान थे, उन्होंने अपने ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में पहली बार हिंदी साहित्य में के इतिहास लिखने में काल विभाजन किया और उन कालों का नाम भी रखा। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, जब हम लोग हिंदी साहित्य की परंपरा पढ़ रहे थे, तब मैंने आप लोग को जॉर्ज ग्रेसन के बारे में बहुत ही विस्तार से पढ़ाया था। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देखिए, वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जॉर्ज ग्रेसन ने जो ग्रंथ लिखा है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, उसमें उन्होंने काल विभाजन को 11 भागों में बांटा है। मतलब जितने भी काल हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में, उनको उन्होंने कितने भागों में बांट दिया था दोस्तों? 11 भागों में बांट दिया था। पहला नाम था उनका चारण काल, दूसरा 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, तीसरा था जैसी की प्रेम कविता, चौथा ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, पांचवा मुगल दरबार, उसके बाद तुलसीदास, उसके बाद प्रेम काव्य, उसके बाद तुलसीदास की अन्य प्रवृत्ति, उसके बाद 18वीं शताब्दी और लास्ट था उनका महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। दोस्तों, आप जितने भी नाम देखे होंगे, इसमें कहीं पे भी दोस्तों एक रूपता नहीं मिलता है। ठीक है, जिस कारण इसे क्या माना जाता है दोस्तों? इसे वैज्ञानिक ग्रंथ नहीं माना जाता। ठीक है, हालांकि इस प्रयास को वैज्ञानिक नहीं माना जाता, क्योंकि उन्होंने जो कोशिश की थी, हालांकि वो बहुत ही अच्छी कोशिश थी और सबसे पहली कोशिश भी थी, फिर भी उनका जो प्रयास था वो कहीं ना कहीं त्रुटिपूर्ण था, इसलिए उसे वैज्ञानिक मान्यता नहीं मिली है। उसके बाद दोस्तों, उनके द्वारा जो काव्य लिखा गया था द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, उसका हम लोग मूल्यांकन कर लेते हैं कि उनमें उस ग्रंथ में क्या क्या खूबियाँ थी और क्या क्या खामियाँ थी। ठीक है दोस्तों, तो पहला ही है कि एक रूपता का अभाव। मतलब उन्होंने जो ग्रंथ लिखा था उसमें कहीं पे भी एक रूपता नहीं थी, मतलब एक जैसा कोई भी चीज़ नहीं था। जैसे कि अगर हम नाम को ही ले लें तो मैंने क्या कहा कि उन्होंने 11 भागों का जो नाम रखा था वो बिल्कुल ही अलग तरीके से रखा था। किसी को समय के अनुसार रख दिया था, किसी को शासनकाल के अनुसार रख दिया था, किसी की प्रवृत्ति के अनुसार रखा था, तो किसी का कवि के अनुसार रखा था, और किसी में तो सिर्फ समय के अनुसार ही रख दिया था। दोस्तों, इस प्रकार का काल विभाजन नहीं होता है। दोस्तों, तो इस प्रकार हम देखते हैं उनके द्वारा जो काल विभाजन किया गया है और उनका जो नामकरण है उसमें क्या है, एकरूपता नहीं है। ठीक है, और फिर जो दूसरा पॉइंट है, साहित्यिक प्रवृत्ति के बोध का अभाव। ठीक है दोस्तों, इन्होंने जो काव्य लिखा है उसमें क्या है, जो साहित्यिक प्रवृत्ति थी उस काल की, उसका वर्णन उन्होंने उतने विस्तार से नहीं किया है जितना कि हिंदी साहित्य के इतिहास में होना चाहिए। दोस्तों, चूँकि यह साहित्य का इतिहास है, इसलिए उसकी जो प्रवृत्ति है वो सबसे प्रमुख स्थान रखती है। हमें हिंदी साहित्य के इतिहास में काल के प्रवृत्ति का ही बोध करना होता है। ठीक है, और जो ग्रेसन जो ग्रंथ लिखे थे उसमें उनका क्या था, इस प्रवृत्ति का अभाव था। मतलब उन्होंने काल के जितनी भी प्रवृत्तियाँ थी उसको तो लिखे थे, पर उसका विस्तार से वर्णन नहीं किए थे। ठीक है, अगर
उसके बाद मैं इसका लास्ट पॉइंट आपको बताऊं तो लास्ट पॉइंट है प्राथमिक प्रयास के लिए सराहनीय है। ठीक है, क्योंकि वो एक अंग्रेजी विद्वान होके भी इतने गहराई से चीज़ों को देखे कि जब मैं एक हिंदी साहित्य का इतिहास लिख रहा हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए, पहले काल के अनुसार चीज़ों को लिखना चाहिए और फिर उसका क्या किए थे, वो नामकरण भी किए थे। तो यह जो उनकी जो सोच थी वो प्रथम प्रयास के रूप में सदा ही क्या रहेगी, सराहनीय रहेगी। ठीक है दोस्तों चौथा प्रयास किसने किया था, मैंने आपको पढ़ाया था कि मिश्र बंधुओं ने किया था। उनके द्वारा जो ग्रंथ लिखी गई थी उसका नाम है मिश्र बंधु विनोद। ठीक है, इसका पहला पॉइंट है मिश्र बंधुओं का प्रयास ग्रेसन के प्रयास से ज़्यादा विकसित है। ठीक है दोस्तों, जो प्रयास ग्रेसन किए थे और उसमें जो खामियां रह गई थी, जो त्रुटियां रह गई थी, मिश्र बंधु जो प्रयास किए और क्या था, उससे थोड़ा सा विकसित था, मतलब उससे थोड़ा सा अच्छा था। इसको भी हम लोग पूर्ण नहीं कह सकते पर उससे ज़्यादा अच्छा था। ठीक है दोस्तों, दूसरा पॉइंट है परंतु इसमें भी वैज्ञानिकता का अभाव है। इनका जो नामकरण था या जो काल विभाजन था उसमें भी क्या था, वैज्ञानिकता नहीं थी, मतलब एक जैसा कुछ भी उनको देखने को हमें नहीं मिलता है। चलिए दोस्तों हम जान लेते हैं कि इनके द्वारा जो लिखा गया ग्रंथ था उसमें एक रूपता का कमी क्यों देखा गया। इनके द्वारा दिए गए नाम पर मतभेद है। ठीक है, इन्होंने जो नाम रखा था उसमें क्या पाया जाता है, मतभेद पाया जाता है। पहली बार तो इन्होंने जो ग्रंथ लिखा उसको इन्होंने 8 भागों में बांटा है। मैंने आपको जब हिंदी साहित्य की परंपरा पढ़ा रही थी तभी मैंने कहा था कि मिश्र बंधु अपने ग्रंथ को कितने भागों में बांटे हैं, 8 भागों में बांटे हैं। पहला इन्होंने क्या लिखा है, पूर्वारंभिक काल, उसके बाद उत्तरारंभिक काल, तीसरा है पूर्व माध्यमिक काल, उसके बाद पौढ़ माध्यमिक काल, पांचवा है पूर्वालंकृत काल, छठा है उत्तरालंकृत काल, सातवां है परिवर्तन काल और आठवां है वर्तमान काल। ठीक है दोस्तों, तो उनका जो सबसे ज़्यादा जिस पे मतभेद है वो है अलंकृत काल को लेके। ठीक है, कि जो अलंकृत काल है ये क्या है, ये किसी साहित्य की अंदर की प्रवृत्ति है। दोस्तों तो आइए अब हम लोग मिश्र बंधुओं के द्वारा लिखे गए ग्रंथ का भी मूल्यांकन कर लेते हैं कि इनके द्वारा जो प्रयास किया गया वो कितना सही था और उसमें क्या क्या त्रुटियां थी। ठीक है दोस्तों, तो पहला पॉइंट है अलंकृत काल साहित्य के अंदर प्रवृत्ति का घोतक है। दोस्तों अलंकार किसी भी साहित्य के अंदर की आत्मा है। हम इसे किसी एक काल का नाम नहीं कह सकते क्योंकि ये जो प्रवृत्ति है हर एक काल में, हर एक साहित्य में हमें देखने को मिलती है। अलंकार के बिना तो साहित्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसलिए दोस्तों इनके अलंकृत काल नाम पे बहुत से विद्वानों ने इसका विरोध किया है। निश्चित ही यह न्याय संगत नहीं है। और दूसरा क्या है, परिवर्तन काल नाम असंगत है। जो इन्होंने अपना 7वां नाम दिया था, क्या दिया था, परिवर्तन काल, वो क्या है, उसमें कोई सत्यता नहीं है, वो संगत प्रत नहीं है। क्योंकि देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हर एक काल में परिवर्तन होता है तभी वहाँ से दूसरा काल शुरू होता है। अगर वहाँ परिवर्तन नहीं होगा तो दूसरा काल कैसे शुरू होगा। और इसी को लेकर अगर हम किसी काल का नाम रख देते हैं तो कदाचित कहीं से भी वो सही नहीं माना जाएगा, क्योंकि हर एक काल में ही परिवर्तन हो रहा है तभी एक नया काल शुरू हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह की जो खामियां थी मिश्र बंधु विनोद की, जिसके कारण इसे भी क्या माना गया, अवैज्ञानिक माना गया है। तो तीसरा पॉइंट है अपभ्रंश भाषा के साहित्य का हिंदी में सम्मिलन। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो ग्रंथ लिखा था मिश्र बंधु विनोद, उसमें इन्होंने क्या किया था, अपभ्रंश के भी कुछ कवियों को उठा के हिंदी साहित्य में डाल दिया था, जिसका विरोध शुरू से ही सारे कवि या विद्वान करते आ रहे हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास में सिर्फ और सिर्फ हिंदी साहित्य के कवियों को ही लेना है, अन्य किसी भी भाषा के कवियों को हम लोग हिंदी साहित्य में सम्मिलित नहीं कर सकते। और यही गलती यहाँ पे मिश्र बंधुओं द्वारा की गई थी। दोस्तों तो इस प्रकार हम देखें कि मिश्र बंधुओं द्वारा भी जो हिंदी साहित्य का इतिहास मिश्र बंधु विनोद लिखा गया है उसमें भी अनेक त्रुटियां हैं।
इसे भी वैज्ञानिक संगत नहीं माना जाता। लेकिन गारसा द तासी से लेके मिस्र बंधु विनोद तक जितने भी विद्वानों ने ग्रंथ लिखे वो सब के सब क्या हैं, आने वाले जितने भी विद्वान हैं उनका क्या है, प्रेरणा का स्रोत है। जितने भी विद्वान हुए जैसे कि रामचंद्र शुक्ल हुए, हजारी प्रसाद द्विवेदी हुए, इन्होंने अपने साहित्य को पहले क्या किया, इन विद्वानों की किताब से पढ़ा, फिर उसमें बहुत सारे परिवर्तन किए। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग जॉर्ज ग्रियर्सन की कृति द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ही ले लेते हैं, तो अगर हम लोग शुक्ल जी का ग्रंथ उठा के देखते हैं तो उसमें से अनेक कवियों को शुक्ल जी ने लिखा है। खुद हजारी प्रसाद द्विवेदी भी बहुत से कवि को उसमें से लिए हुए हैं। सिर्फ कवि ही नहीं, उनका जीवनी, काव्य, बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो जॉर्ज ग्रियर्सन के ग्रंथ से ली हुई है। मिस्र बंधु विनोद भी अपने ग्रंथ में कुल 500 कवियों का वर्णन करते हैं। चूँकि इन्होंने 500 कवियों को अपने काव्य में शामिल किया है तो निश्चित है ही एक बहुत बड़ा सा ग्रंथ बन जाता है। जिस तो मिस्र जी पे रामचंद्र शुक्ल व्यंग करते हुए बोलते हैं, सारे रचना काल को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, यह भी न देखना कि किस खंड के भीतर क्या आता है और क्या नहीं। ठीक है, तो इस तरह का जो व्यंग है ये शुक्ल जी मिस्र बंधुओं के ग्रंथ मिस्र बंधु विनोद पे करते हुए देखे गए हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको आज जो जो पॉइंट पढ़ाया है वो सारे पॉइंट हिंदी साहित्य के इतिहास को अच्छे से समझने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और कुछ पॉइंट तो ऐसे हैं जिनसे कि एग्ज़ाम में प्रश्न बन ही जाते हैं। ठीक है, जैसे कि अलंकृत काल किसने नाम रखा था, तो हम क्या बोलेंगे, अलंकृत काल नाम किसने रखा था, मिस्र बंधुओं ने अलंकृत का नाम रखा था। या ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि हिंदी साहित्य में काल विभाजन और नामकरण का प्रयास सबसे पहले किसने किया था, तो हम क्या बोलेंगे, हिंदी साहित्य में काल विभाजन एवं नामकरण का पहला प्रयास जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा किया गया था। ठीक है दोस्तों, या ये भी बन जाता है कि सबसे असंगत जो नाम परिवर्तन काल है ये किसके द्वारा रखा गया था, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये मिस्र बंधुओं द्वारा रखा गया था। इसलिए दोस्तों मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप मेरे सारे वीडियो को सीरियल वाइज पूरा का पूरा देखें। अगर आप थोड़ा सा भी स्किप करेंगे तो आप चीज़ों को अच्छे से समझ बिल्कुल भी नहीं सकेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यह था मेरा आज का वीडियो। इससे आगे कल हम पढ़ेंगे डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल। दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा किया गया प्रयास थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो मैं आपसे उम्मीद करूँगी कि आप मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और मेरे जितने भी वीडियोज़ हैं सब पे लाइक ज़रूर करेंगे। दोस्तों, मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ, बहुत सारी किताबों को पढ़ रही हूँ जिससे कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी अच्छे से दे सकूँ। इसलिए मुझे वीडियो लाने में भी देर हो जा रही है। इसलिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू। कल मिलते हैं।